आई एम संजय यादव। आज के लेक्चर में हम इक्विवेलेंस क्लास को डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंस क्लास को डिस्कस करने के पहले चलो थोड़ा सा पिछले लेक्चर का हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या था? रिफ्लेक्सिव क्या था? ठीक है, रिफ्लेक्सिव हमारा था कि अगर ये कोई सेट ए है और ए से ए पर, ये दोनों सेट ए है क्योंकि सेट रिलेशन रिफ्लेक्सिव सेट ए टू सेट ए डिफाइंड होता है। अगर ये सेट ए है और इस पर दोनों पर सेट ए टू सेट बी अगर रिलेशन आर है, तो अगर मान लो कि सेट ए में ए बी सी डी ऐसा करके एलिमेंट है, ए बी सी डी एंड सो ऑन, इस टाइप का एलिमेंट है, तो कि क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए ए का ए से रिलेटेड होना जरूरी है, बी का बी से रिलेटेड होना जरूरी है, सी का सी से रिलेटेड होना, डी का डी से रिलेटेड होना, ए के हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेटेड होना जरूरी है। अगर ऐसा ए के हर एक एलिमेंट के लिए हुआ तो रिफ्लेक्सिव, अगर ए के हर एक एलिमेंट के लिए नहीं हुआ, दैट मीन्स अगर कोई भी एक एलिमेंट इसमें छूट गया जो खुद से रिलेटेड नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर इसमें ऐसा भी है कि ए सी से भी है और ए डी से भी है तो कोई दिक्कत हमको नहीं है, फिर भी ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या था? सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या किए थे? सिमेट्रिक के लिए अगर ये ए है, ये भी ए है, यहाँ पे रिलेशन आर है, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी ऐसा करके है एलिमेंट इसमें, तो अगर मतलब अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी को भी ए से रिलेटेड होना पड़ेगा, अगर बी सी से रिलेटेड है तो सी को भी बी से रिलेटेड होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ए से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ए से रिलेटेड है, मतलब उसका उल्टा तो रिलेटेड होता ही होता है। अगर ए और बी मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट है और वो दो एक मतलब ए अगर बी से रिलेटेड है तो बी को ए से रिलेटेड होना जरूरी होगा। अगर सी डी से रिलेटेड है तो डी को सी से रिलेटेड होना जरूरी है। अगर ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए हुआ तो बोलेंगे कि ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक था। ट्रांजिटिव के लिए हमने देखा था कि अगर ए कोमा बी आर में है एंड बी कोमा सी आर में है तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि ए कोमा सी आर में है या नहीं। ठीक है, इफ ये वाला इसमें है देन ये वाला हमको ढूंढना पड़ेगा। अगर ये दोनों है और ये नहीं है, किसी दो के लिए किसी एक पेयर मिल जाए मुझे ए कोमा बी और बी कोमा सी का, जिसका ए कोमा सी अगर आर में नहीं है तो उसको ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो ट्रांजिटिव हम लोग बोल देंगे उसको। ठीक है, समझ में आ गया हो? चलिए आपको समझ में चीज़ आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर। इक्विवेलेंस क्लास क्या है? इक्विवेलेंस क्लास किसी भी सेट ए का निकलता है और उस सेट के ऊपर कोई रिलेशन आर होना चाहिए। कोई रिलेशन क्या होना चाहिए? आर, और वो आर रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए, तो फिर ए के एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकलता है। कैसे देखना? इक्विवेलेंस क्लास, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, कोई एक नॉन एम्प्टी ए सेट है और आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कि सेट ए के ऊपर। लेट ए बिलोंग्स टू ए, मैंने ए कोई सा भी एलिमेंट ए का उठाया, बी एन एलिमेंट ऑफ ए, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए एंड मतलब स्मॉल ए लिखते हैं और कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए एंड इट इज डिफाइंड एज। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये कि वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो ए से रिलेटेड है, मतलब एक्स इज रिलेटेड टू ए, देन एक्स का कलेक्शन ही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए होगा। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि एक्स कोमा ए बिलोंग्स टू आर, देन ये एक्स का पहले वाले कंपोनेंट का कलेक्शन जो भी आर में है, अगर एक्स कोमा ए टाइप का आर में है तो पहले वाले कंपोनेंट का कलेक्शन, मतलब जिस कंपोनेंट में जिस ऑर्डर्ड पेयर में लास्ट एलिमेंट ए है उसके फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन को ही हम लोग बोलेंगे ए का इक्विवेलेंस क्लास। पहले छोटा एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग इस एग्जांपल को नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे। तो पहले छोटा एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए ए एक सेट लेता हूं मैं, 1, 2, ये एक सेट ले लिया। ठीक है, एक आर में डिफाइन करता हूं इसमें 1, 1 और 2, 2। क्या इक्विवेलेंस है? बिल्कुल है, क्योंकि 1, 1 ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, इवन ट्रांजिटिव भी है। क्यों? क्योंकि ए कोमा बी है, बी कोमा सी टाइप का एलिमेंट नहीं है, तो ए कोमा सी को हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है।
अब इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं किसके, इस ए एलिमेंट का। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या आएगा, 1 क्या आएगा। इस रिलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ठीक है, इस क्लास में देखना, इस क्लास में पहले डेफिनेशन को लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर। जैसे भी x, 1 टाइप का अगर R में एलिमेंट होगा तो उसके इस x को कलेक्ट करेंगे, यही वाला इक्विवेलेंस क्लास होगा, इक्विवेलेंस क्लास होगा एक का। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, मैं आसानी से देख सकता हूँ कि 1,1 तो इसी में है, ये 2,2 है, तो 1,1 है तो इसके पहले वाले को कलेक्ट कर लेंगे, एक ही एलिमेंट आएगा इसमें। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में अभी एक ही एलिमेंट आया, हमेशा ऐसा नहीं होगा, इक्विवेलेंस क्लास बड़ा होगा तो एक के इक्विवेलेंस क्लास में 2-3 कुछ भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालूं तो क्या निकलेगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालेंगे तो ओनली 2 आएगा। क्यों, क्योंकि सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू a सच दैट x, 2 टाइप का अगर R में है तो R को x को कलेक्ट करेंगे, यही वाला इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2,2 ही है एक एलिमेंट R में जो 2 से रिलेटेड है, तो अगर 2,2 ही है तो केवल 2 आएगा यहाँ पे, यही होगा इसका इक्विवेलेंस क्लास। और देख सकते हैं कि जब मैं इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन लूंगा, एक इक्विवेलेंस क्लास और 2 का इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन लूंगा तो सेट ए के ही बराबर आ जाएगा। मतलब कोई भी अगर सारे ए के सारे एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकाल लूं, उसका यूनियन ले लूं तो पूरा का पूरा सेट ए आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं, पीछे वाला, ये वाला। ठीक है, ये इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं और इसके सारे एलिमेंट का हम लोग, देखो यहाँ पे सेट Z है और जब Z के मुझे सारे एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालना पड़ेगा क्या, नहीं, Z के सारे इक्विवेलेंस, Z के सारे एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 इक्विवेलेंस क्लास या तो डिसजॉइंट होता है या फिर बराबर ही होता है। ठीक है, तो चलिए इस एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या था, एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें कैसे एलिमेंट आ रहे थे, a, b बिलोंग्स टू r, ऐसे एलिमेंट आ रहा था जहां पे a माइनस बी इस क्या था, डिविजिबल बाय 3 था। ठीक है, और अगर a माइनस बी डिविजिबल बाय 3 तो a, b कहाँ होगा, r में, इस टाइप के एलिमेंट था। a, b r में होगा तो a माइनस बी डिविजिबल बाय 3 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको ये चेक कर लूं कि ये मतलब ये इक्विवेलेंस है या नहीं। तो चेक करते हैं पहले इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो सेट ए के एलिमेंट का हम लोग क्लास निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम लोग रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव हमको पता है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए माइनस ए बराबर 0 फॉर ऑल a belongs to a। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज अगर a माइनस ए 0 है तो a माइनस ए इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल हो गया। तो देयरफॉर a, a कहाँ चला गया, r में, इसकी इस डेफिनेशन से a, a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, हेंस r इज रिफ्लेक्सिव। r क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करेंगे, दूसरा सिमेट्रिक, लेट a, b बिलोंग्स टू r। अगर a, b r में है, इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3। एक a माइनस बी 3 से डिविजिबल होगा। तो दिस इंप्लाइज मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर इसमें माइनस से गुना कर देंगे तो भी ये 3 से डिविजिबल होने लगेगा। तो इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। क्यों, क्योंकि अगर 9 3 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है तो माइनस 9 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये मैं बोल सकता हूँ। दिस इंप्लाइज मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, is also divisible by 3। This implies that b, a belongs to कहाँ पे, r में। This implies that क्या हो गया, r is symmetric as well, सिमेट्रिक भी हो गया।
अब क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव दिखाना है, वो भी दिखा देते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कैसे दिखाएंगे? ट्रांजिटिव के लिए लेट हम लोग मान लेंगे a, b आर में है एंड b, c आर में, ये दोनों को मान के चलेंगे और दिखा देंगे कि a, c भी आर में होगा। तो a, b अगर आर में है तो a माइनस बी 3 से डिविजिबल होगा, मतलब इसको अगर 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो कोई ना कोई इंटीजर k बनाएगा, और अगर मैं इसको b माइनस सी को 3 से डिवाइड करूंगा तो कोई ना कोई इंटीजर k2 आएगा। मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, एडिंग बोथ, दोनों को अगर ऐड कर देता हूं मैं, जब मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, a माइनस बी बाई 3 प्लस बी माइनस सी बाई 3, ये आ जाएगा k1 प्लस k2। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे अगर मैं 3 एलसीएम ले लूँ तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये कट गया, इसको मैं k बोल देता हूँ। k किसको बोलता हूँ, अगर दो इंटीजर है, दो इंटीजर का सम भी एक तीसरा इंटीजर ही होगा, तो उसका नाम दे दिया k। ठीक है, तो ये क्या आ गया, a माइनस सी बाई 3 बराबर k। इसका मतलब ये होगा कि a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाय 3। अगर a माइनस सी डिविजिबल बाय 3 है, देयरफॉर a कॉमा c कहाँ आ गया, r में, हेंस ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी हो गया। अगर ट्रांजिटिव हो गया तो हेंस इक्विवेलेंस, हेंस आर रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, हेंस रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस एज वेल, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया तो मैं इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकता हूँ। चलिए इसके एलिमेंट का मैं क्लास निकालता हूँ। क्लास ऑफ, सबसे पहले मैं क्लास ऑफ जीरो निकालता हूँ, क्लास ऑफ एलिमेंट जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, क्लास ऑफ एलिमेंट जीरो निकालो तो सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट x कोमा जीरो बिलोंग्स टू r, ऐसा। अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊं, दूसरे बार इसको मैं लिखूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 0/3 समथिंग क्या आएगा, इंटीजर के। ठीक है, इंटीजर के आएगा क्योंकि 3 से डिविजिबल है x माइनस, अगर x a कोमा b कोई भी r में होता है तो a माइनस b 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे x कोमा 0 r में है तो x माइनस 0 बाय 3, x माइनस 0 भी 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि अगर x माइनस 0 में 3 से डिवाइड करूंगा तो कोई ना कोई इंटीजर के आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वो सारे इंटीजर आएंगे जो 3 का मल्टीपल होगा। समझ में आया क्या? आई होप समझ में आया होगा। तो 3 का मल्टीपल वाला कौन सा इंटीजर होगा, बहुत सारे हैं ऐसे, तो कौन से, -9 से इधर पूरा, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, ऐसे सारे एलिमेंट आ जाएंगे 3 के टाइप के। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालूं तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में कौन आएंगे, वो सारे x कोमा x बिलोंग्स टू z सच दैट x कोमा 1 बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वो सारे z सच दैट x माइनस 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो वो डिवाइड हो जाएगा, कोई ना कोई इंटीजर के होगा। मैं के ही ले लेता हूं, ये सेम दोनों होना जरूरी नहीं है, मैंने यहाँ पे ले लिया अपने सुविधा के अनुसार से के ही ले लिया, आप k1 k2 भी ले सकते हैं। क्या हो गया, अब मैं इसको अगर ठीक से लिखूं तो ये x ये 3 से गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 3k, और इस -1 को इधर ले जाऊं तो 3k प्लस 1, जो भी इंटीजर 3k प्लस 1 टाइप का होगा वो इसमें आ जाएगा। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 3k, एक रखोगे, ठीक है, 0 रखो, पहले 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और -1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, -1 रखेंगे तो -2 आ जाएगा, तो -2 रखेंगे तो -6 प्लस 1 -5 आ जाएगा। ठीक है, तो और फिर 1 रखूंगा तो 4, फिर 2 रखूंगा तो 7, इस टाइप के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालते हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ अगर मैं 2 निकालूं तो क्या निकलेगा, वो सारे इंटीजर सच दैट x कोमा 2 बिलोंग्स टू कहाँ पे, r में। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे इंटीजर आएंगे सच दैट x माइनस 2 को मैं 3 से डिवाइड करूं
तो वो कोई ना कोई इंटीजर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू z सच दैट x बराबर 3k+2 टाइप के एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब हुआ कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 3k+2 टाइप के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। उसको कैसे, पहले 0 से स्टार्ट ही करते हैं। 0 रखते हैं तो 2 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, और 2 रखो 8 आ जाएगा। ऐसे ही आते रहेगा इसका आगे। इधर नीचे -1 रखूंगा तो -1 आएगा, और -2 रखूंगा तो -6 और +2 -4 आएगा। ऐसे इधर भी माइनस तक इन्फिनिटी में तो तक जाएगा, ऐसे भी आते रहेगा इसमें एलिमेंट, इसमें ये आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सबका जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में कोई सा भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 और इन दोनों में भी कोई एलिमेंट कॉमन आपको नजर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप देख सकते हैं कि जब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 करोगे तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। ठीक है, आप ए के हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालिए, और उस इक्विवेलेंस क्लास का अगर आप यूनियन ले लोगे तो वो पूरा का पूरा सेट ए आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये एक एग्जाम्पल है, ये आपके लिए होमवर्क में है, आप इसको करिए, और इस एग्जाम्पल को कर करके मेरे को आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप इस एग्जाम्पल को करिए और टेलीग्राम पे मेरे को भेजिए, मैं इसका सॉल्यूशन को चेकआउट करूंगा कि लेकिन सही है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वीडियो सॉल्यूशन को भी देख लेंगे। ठीक है, आपको देखना नहीं है, किसी बुक में मिल जाएगा हालांकि, लेकिन आपको देखना नहीं है, आप इसको अपने से करोगे। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, ये 2021 में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखना इसमें क्या है, एक रिलेशन R है, सेट ऑफ ऑल P, Q सच दैट P and Q आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसका क्या मतलब हुआ कि देखना, इसको थोड़ा सा लिखते हैं ढंग से, कि वो पेयर P, Q टाइप का R में आ रहा है जिसका डिस्टेंस P and Q are at same distance from the origin, समझ में आया क्या? तो ओरिजिन से जो सेम डिस्टेंस पर है वो वाले P, Q इस रिलेशन में आ रहा है। अगर ओरिजिन के सेम डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट है तो वो वैसा P, Q R में रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि ये ओरिजिन है, और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है Q, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो ऐसा P, Q का ऑर्डर पेयर रिलेशन R में आ जाएगा। और ये रिलेशन किस पे डिफाइंड है ना, R क्रॉस R पे डिफाइंड है ये रिलेशन, आपको उसकी टेंशन भी नहीं लेना है। इस रिलेशन का हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास। चलो मैं इस एलिमेंट को x अभी एज्यूम कर लेता हूँ कि इस एलिमेंट का नाम क्या मैं मान लेता हूँ, 1, -1 को क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। मुझे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें वो सारे p का कलेक्शन आएगा, है ना, सच दैट, हालांकि R क्रॉस R पे डिफाइंड है, इसमें R क्रॉस R लिख सकता हूँ, सच दैट जो ये P, X कहाँ होगा, R में। P, X R में होगा, इसका मतलब है कि वो वाले इसमें आएंगे P R, R में है, तो मैं इस P को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये X, Y टाइप का कोई एलिमेंट होगा R क्रॉस R में, ये भी R में, ये भी R में। तो इसमें वो वाला x, y आएगा जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से डिस्टेंस अगर 1, -1 का निकालो, और x एक ऐसे x, y जिसका ओरिजिन से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो वो
अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो वही वाला x, y इसके इक्विवेलेंस क्लास में आएगा। तो ये डिस्टेंस तो फिक्स है क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है, तो ये डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। और अगर इस डिस्टेंस पे मुझे हम देख पा रहे हैं कि एक सर्कल में जिसका रेडियस OX है, उस सर्कल के ऊपर के सारा का सारा पॉइंट आ जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस फिक्स है। और इस फिक्स डिस्टेंस को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करूं तो इस सर्कल के सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। और देखना ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं कि सर्कल का इक्वेशन दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ये सारे सर्कल का ही इक्वेशन है। आई होप आपको सर्कल के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो हम लोग कॉनिक सेक्शन जब पढ़ेंगे तो वहां भी हम लोगों को पता चल जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि सर्कल पर का ही कोई ना कोई पॉइंट होगा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा सर्कल का कौन सा इक्वेशन है ना। हालांकि मैं पता कर सकता हूँ इसका रेडियस निकाल सकता हूँ, ओ से एक्स का डिस्टेंस, रेडियस पता चल जाएगा और सेंटर भी पता है तो सर्कल का इक्वेशन भी आ जाएगा। तो जो ऑप्शन में होगा मुझे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे यहाँ से निकालता हूँ तो यहाँ पे देखो P, X R में है, इसका मतलब है ओरिजिन से P का डिस्टेंस और ओरिजिन से X का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ओरिजिन से X का डिस्टेंस और ओरिजिन से P का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो ये P, X का ऑर्डर्ड पेयर किसमें आ जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा। हाँ, तो मैं P को कोई सा भी X, Y मान लिया और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालूंगा तो क्या निकलेगा, √x² प्लस वाई स्क्वायर। और ये वाला O से X का डिस्टेंस क्या होगा, 0 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर 1 और -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर कितना, ये भी 1, ये कितना आ जाएगा √2। और ये √x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा √2। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2। ऐसा x, y इस रिलेशन इसके इक्विवेलेंस क्लास में होगा जिसके स्क्वायर का जोड़ कितना 2 के बराबर हो। यही वाला x, y का पेयर इस इक्विवेलेंस क्लास में आएगा, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि R में फिर कौन से एलिमेंट आएंगे, R में वो वाले x, y आएंगे, P x, y माना था, R क्रॉस R में आएंगे सच दैट, है ना, P, x R में है तो इसका मतलब है कि x² प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमने अभी देखा कि P, x R में है तो O से P का डिस्टेंस, O से X का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए बाय डेफिनेशन ऑफ R। और फिर मैंने निकाल लिया ये ऐसे अंडर बाय डिस्टेंस फार्मूला, 10th में पढ़ा होगा आपने डिस्टेंस फार्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैंने ऐसे निकाला तो ये रिलेशन निकला। मतलब जो भी x, y इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा उसके इक्विवेलेंस क्लास में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए, R नहीं लिखना चाहिए, जबकि हमको लिखना चाहिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x, मतलब 1, -1। तो सच दैट ये जो भी इस इक्वेशन को x, y सेटिस्फाई करेगा वो वाला उसके इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा, बाकी कोई सा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सर्कल से भी डिफाइन किया, हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, इस सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते थे, है ना। हमको वैसे आइडिया लग गया था कि जो भी यहाँ पे होगा वही वाला डिस्टेंस बराबर होगा, अदरवाइज बराबर नहीं होगा, क्योंकि एक फिक्स्ड डिस्टेंस मिल जाए और एक फिक्स्ड पॉइंट मिल जाए, क्योंकि वो ओरिजिन से ही डिस्टेंस मांग रहा है, मतलब फिक्स है ओरिजिन भी, और ये पॉइंट दे दिया तो ये लाइन भी फिक्स है, इसका डिस्टेंस मिल जाएगा, कोई एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स डिस्टेंस दे दिया जाए तो मैं एक सर्कल बना सकता हूँ। तो इसी सर्कल के ऊपर वाला कोई सही पॉइंट होगा, इस सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे तो पक्का यही निकलेगा। वहां से भी जा सकते थे, ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इस एग्जांपल को आपने देखा कि इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर पूछा गया था, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आप प्रैक्टिस करो, और फिर हमको अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे या कहीं भी सोशल मीडिया पर भी, आपको सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। काउंटिंग ऑफ रिलेशन ऑन सेट है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर कोई रिलेशन R है किसी सेट A के ऊपर, ठीक है, एक सेट A है जिसमें कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो इस A के ऊपर कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है, इस सेट के ऊपर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, इस सेट के ऊपर 2 to the power n² - n रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं,
इसका प्रूफ को भी हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा आगे। पीएनसी का यूज होगा। पीएनसी आप अगर जानते हैं तो ठीक बात है, नहीं जानते हैं तो हम लोग जो पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ भी सीख लेंगे। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितना होगा, 2 to the power n² प्लस n/2, ठीक है। और नंबर ऑफ बोथ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, ऐसा भी सिमेट्रिक भी हो रिफ्लेक्सिव भी हो, ऐसा रिलेशन हम लोग इतना डिफाइन कर सकते हैं 2 to the power n² माइनस n/2। इस पर क्वेश्चन 2024 में भी आया हुआ है इस फॉर्मूला के ऊपर। इस फॉर्मूले को हमको याद रखना है। इसका प्रूफ को भी चलिए थोड़ा सा हम लोग आइडिया ले लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे देखना, सेट ए में कितना एलिमेंट है, सेट ए में कितना एलिमेंट है, सेट ए में एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, n है। तो ए में मान लो कि ये 1 2 3 ऐसे 1 1 मान के ही लोग कर लेते हैं, 1 2 3 n एलिमेंट है इसमें, ठीक है। आप a1 a2 a3 सो ऑन an भी ले सकते हैं। जो भी रिलेशन होता है वो a क्रॉस a का सबसेट होता है, तो मैं a क्रॉस a निकालता हूँ। पहले a क्रॉस a में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 1 1 2 1 3, ऐसे करते हुए 1 n आएंगे, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3 और ऐसे करके 2 n आएंगे, फिर 3 1, 3 2, 3 3 और ऐसे करते हुए 3 n भी आएंगे। तो ऐसे ऐसे करते 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 कहाँ तक, इसमें n है तो n 1 आएंगे a क्रॉस a में, n 2 आएगा और फिर n 3 भी आएगा और सो ऑन n n इसमें आने वाला है, ठीक है। तो हमको चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ